आज की क्लास में हम लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 9 है उसकी थ्योरी को समझेंगे, पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे खत्म करने की। नोट्स आज नहीं करा रहा हूँ, आज सिर्फ समझाने की क्लास है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ, जो चैप्टर है इसका नाम बेसिकली एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर की कहानी है। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की कहानी है, ठीक है जी। और इनको कैसे दूर किया जा सकता है ये चीज, ठीक है। एक्चुअल में मैं आप लोगों को ये बताऊं, इससे पहले जब हमने एक चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था तो सभी को याद होगा कि चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या सीखा था। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में सीखा था। पिछले चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में सीखा था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होती है। अगर मैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बारे में आप लोगों को समझाऊं तो आय का संतुलन स्तर वहां स्थापित होता है जहां ADAS के बराबर हो। फिर चाहे आप इसको C+I = Y भी बोल सकते हैं, फिर चाहे आप इसको I=S भी बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग टर्म में इसको समझा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो ये इक्विलिब्रियम होता है ये मैनी टाइम्स कैन अकर कैन अकर कैन अकर मोर देन वन टाइम एक बार से ज्यादा ये पैदा हो सकता है, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम जो है वो एक बार से, भाई जितनी बार एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा उतनी बार इक्विलिब्रियम जनरेट हो सकता है। क्लियर हो गई बात? लेकिन जब बात मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की करता हूँ, जब मैं करता हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट, जब मैं एक ऐसा ब्लेंड बनाता हूँ, एक ऐसा मिक्सचर बनाता हूँ जहाँ मैं फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस इक्विलिब्रियम लेवल ले रहा हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ले रहा हूँ, तो यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ कहानी क्या बदल जाती है कि ये आपको ये जो ब्लेंड है कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिलना और इक्विलिब्रियम भी मिलना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइम, ओनली ओनली वन पॉइंट, या ओनली वन टाइम, या ओनली एट अ वन पॉइंट, ओनली एट अ ओनली एट वन, ऐसे लिख सकते हैं, ओनली एट वन पॉइंट। केवल एक ही बिंदु ऐसा होगा जहां ऐसा मिल सकता है। समझ में आ रही है बात? इससे कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा कभी भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि आपको देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और इक्वल बात समझ में आ गई? तो यदि मैं आप लोगों से ये कहूँ, जरा यदि आप मेरे डायग्राम को समझने की कोशिश करें, यदि मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ये आप लोगों को मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, इसी डायग्राम के थ्रू जो है आप लोगों को समझाऊंगा काफी कुछ। और ये मेरा क्या है, ये मेरा वाई कर्व है, ठीक है जी। ये मेरा वाई कर्व है, ऐसे से नीचे और कर देते हैं। तो ये 45 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ये वाई है। इसी को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलेंगे। ये हमारा वाई एक्सेस है, ये एग्रीगेट डिमांड है जिसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों हैं। और ये हमारा एक्स एक्सेस है, इसमें हमारी इनकम है। बात समझ में आ रही है? ये ओरिजिन है। अब कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि यदि हम लोग मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड कर्व भी मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व बना दिया, और एग्रीगेट डिमांड कर्व जैसे मैंने बनाया है उसके बाद मैं ये बोल देता हूँ कि भाई यहाँ से जो इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है, ये जो इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है, यहाँ से आप लोगों को जो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिखाई दे रही है, यहाँ से आप लोगों को जो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिखाई दे रही है, ये आपकी और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है जी, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो
मैं ये कहता हूँ, और साथ ही साथ मैंने ये भी बोल दिया कि ये इक्विलिब्रियम तो है ही, साथ ही साथ मैंने ये तो बोल दिया कि ये इक्विलिब्रियम तो है ही, और इक्विलिब्रियम के अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट भी, हाँ मतलब मान लिया है कि यहाँ इक्विलिब्रियम भी मिल रहा है प्लस क्या मिल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। ठीक है जी। तो अब ये मान के चलेंगे कि अगर इसके ऊपर गलती से भी कोई एग्रीगेट डिमांड कर्व बन गया, ठीक है जी, गलती से भी कोई एग्रीगेट डिमांड कर्व इसके ऊपर बन जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इक्विलिब्रियम को नहीं दर्शाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान के चलिए ये ब्लू वाला जो कर्व है, ऐसे देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये ब्लू वाला कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व को काट रहा है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काट रहा है। कहाँ काट रहा है? इस पॉइंट पे काट रहा है। क्या नाम है इस पॉइंट का? मान लीजिए कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं अपने मन से मान लीजिए इसका नाम E1 रख दिया। क्या रख दिया? E1 रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम तो इसे भी मैं बोलूंगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम प्लस ओवर एम्प्लॉयमेंट का बन रहा है, इक्विलिब्रियम प्लस ओवर एम्प्लॉयमेंट का बन रहा है। कहानी कैसे बनी? कहानी कैसे बनी आप ये समझिए। कहानी कैसे बनी? कहानी ये बनती है कि एक बात बताइए कि आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के क्या रीजन क्या हो सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड के रीजन क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबल कारण है। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझिए कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या बढ़ाया मैंने, एग्रीगेट, क्या बताया, क्या बढ़ाया मैंने, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया। तो एग्रीगेट डिमांड के अगर मैं कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो सभी जानते हैं कि एडी जो है वो किस किस का सम होता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। समझ में आ गया? सबको नाम पता है इनके, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम का मतलब होता है, क्या होता है एक्स माइनस एम का मतलब, एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट, क्या होता है, एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यदि मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में कराऊं, जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, यदि इसको और डिटेल में कराऊं तो मैं बता सकता हूं कि सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड वाले कर रहे हैं, सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। आई फॉर, पढ़ाया हुआ है मैंने, कोई ये नहीं कहेगा सर कराया नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म्स करती हैं, प्राइवेट फर्म्स करती हैं। जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे सरकार के द्वारा कंजप्शन या सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट, दोनों। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, सभी को पता है, चैप्टर 7 में हमने उसको बहुत अच्छे से सीखा है। तो मेरा समझाना सिर्फ ये है कि कल को चल के आपको लगता है सी बढ़ जाए, मैं कह रहा हूँ एडी बढ़ रहा है, क्या एडी खुद ब खुद बढ़ सकता है? कोई जवाब दीजिए, क्या ये एडी खुद ब खुद बढ़ सकता है? खुद ब खुद तो नहीं इंक्रीज होगा। एडी के अंदर जो कंपोनेंट है सी आई जी, जब तक ये चेंज नहीं होगी तब तक डिमांड कैसे चेंज होगी? तो अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि डिमांड के एक्सेस होने का, एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड होने का क्या कारण है, क्या रीजन है, मतलब कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड क्या कारण है? तो हो सकता है कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपने आप नहीं बढ़ता, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ने के लिए रीजन होता है कि आपका एमपीसी बढ़ रहा हो, मतलब कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी बढ़ जाए। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपको समझ में कम आ रहा है तो आप अपने नोट्स खोलिए, चैप्टर 9 के नोट्स मैंने लिखवाए हैं, और चैप्टर 9 के नोट्स में जहाँ मैंने एक्सेस डिमांड के कॉजेज लिखवाए हैं, पहला ही रीजन लिखवाया है। मिला नहीं मिला, यस और नो? देख लीजिए, चेक कर लीजिए नोट्स में, सभी बच्चे एक बार नोट्स में चेक करेंगे। मिल गया? तो पहला यही था, कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़ना। ठीक है जी। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट। दूसरा कारण क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकती है? मे भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम होना। सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब लोगों को लोन मिलने लगता है तो लोग जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है। या ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उन पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, इसलिए भी आप
ज़्यादा खर्च करने में, ज़्यादा इन्वेस्ट करने में बिलीव कर रहे हैं। तीसरा नंबर है कि सरकार का ज़्यादा खर्च करना, इंक्रीज इन जी। इंक्रीज इन जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब सरकार का एक्सपेंडिचर क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड के लिए इंक्रीज इन पब्लिक डिमांड। अब आपका आज पिज्ज़ा खाने का मन है, तो ये कोई पब्लिक डिमांड थोड़ी है। अबे आपका पिज्ज़ा खाने का मन है, कोई पब्लिक डिमांड है? ये तो आपकी अपनी डिमांड है, ये आपका एमपीसी बढ़ना हो सकता है। लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डिमांड का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं है, किसी पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं है और सब लोग शिकायतें करने के, स्ट्रीट लाइट लगाओ, स्ट्रीट लाइट लगाओ। सरकार ने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवा दी। अब ये सरकार का क्या किसी एक निजी व्यक्ति का खर्चा है? क्या सरकार ने अपने लिए खर्चा किया है? सरकार तो अपने लिए कभी कोई खर्चा करती है, सरकार को जो भी खर्चा करना है वो पब्लिक के लिए ही करना है। लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति के लिए खर्चा करेगी सरकार? करेगी तो कलेक्टिवली सबके लिए ना। समझ में आया? किसी मान लो किसी किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में अस्पताल नहीं है इलाज कराने के लिए, सबने वहाँ के डीएम को, वहाँ के जो एमएलए हैं उनको पत्र लिखे, रिक्वेस्ट भेजी कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी खोली जाए या अस्पताल खोला जाए, खोल दिया गया, सरकारी खर्चे से खोल दिया गया। है सरकारी खर्चा, लेकिन किसके लिए? पब्लिक डिमांड पे खोला गया ना। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार का खर्चा अपने आप नहीं होता, सरकार का खर्चा किसी लालच से नहीं जुड़ा हुआ, सरकार का खर्चा सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। तो यदि सरकार सोशल वेलफेयर करना चाहती है तो जरूर वो खर्चे को बढ़ाएगी। चौथे नंबर पे आ जाता है, चौथे नंबर पे आ जाता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स, पता तो होगा। और एक्सपोर्ट बढ़ने के क्या कारण होते हैं? पता हमारा माल विदेशों में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हो सकता है इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहे हो। इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस, हो सकता है इंटरनेशनल प्राइस जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइस का मतलब है फॉरेन प्राइस। भाई जो सामान विदेशों में 50 रुपए का मिल रहा है, आपकी कंट्री से 20 रुपए में बेच रही है, तो बताओ आपके खुद के देश के लोग और बाहर के लोग कहाँ का खरीदेंगे? इंडिया का ही सामान बिकेगा ना, क्योंकि वर्ल्ड में और कंट्री तो महंगा बेच रही है। अब जैसे कोविड इंजेक्शन ही ले लो। अब कोविड इंजेक्शन मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपना कोविड इंजेक्शन कोई मैन्युफैक्चर किया। अब बाहर वही कोविड इंजेक्शन जो है सपोज करो 500 रुपए का मिल रहा है, इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है कोविड इंजेक्शन सपोज करो 300 रुपए का मिल रहा है, तो सब इंडिया से खरीदना पसंद करेंगे ना। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि डिक्रीज इन एफईआर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ ही नहीं आया। भाई मेरे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है ना, वो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है ना, नहीं बढ़ती? अरे बोलो, बोलो। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने शायद कुछ उल्टा बोला। फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना, हाँ ये सही है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है कि मान लो $1 की वैल्यू पहले 70 रुपए थी, अब $1 की वैल्यू 80 रुपए हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब अंग्रेजों को हमारे यहाँ पे सामान जो है वो $1 में और ज्यादा मिल पाएगा, इसलिए वो ज्यादा खर्च करना पसंद करेंगे, इसलिए वो हमसे ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? और पांचवें नंबर पर है डिक्रीज इन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का कम होना। अगर भाई जी इम्पोर्ट कम होगा तो क्या होगा? इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट हम विदेशों से कम खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। कारण वही सेम, इंटरनेशनल प्राइस का बढ़ना, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना, तभी तो हम इम्पोर्ट कम कर पाएंगे। भाई मान लो पहले डॉलर, हम क्या कर रहे थे, हमें $1 का सामान लेने के लिए, मान लो मुझे एक हैंड फ्री पसंद आई, मुझे हैंड फ्री पसंद आई, अब उस हैंड फ्री का प्राइस $1 है। पहले मेरे को $1 का मतलब 70 रुपए देने पड़ते थे, आज $1 80 रुपए का है, तो मुझे यानी 80 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो मैं अवॉइड करूंगा ना खरीदना, कि बोलो कि मैं ज्यादा ज्यादा खरीदना पसंद करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 5 रीजन तो यही हो गए, 5 तो रीजन तो इसी में से निकल आते हैं। 4 के 5 कैसे बन गए? एक हो गया सी, 4 के 5 रीजन क्या हो गए? एक हो गया सी, एक हो गया आई, एक हो गया जी, एक हो गया एक्स और एक हो गया एम। तो याद रखिएगा 5 तो इसमें से निकल आते हैं। अब 2 रीजन और कहाँ से निकल के आते हैं वो बताता हूँ। हमारी डिमांड को टैक्स भी काफी हद तक इफेक्ट करता है, हालांकि टैक्स जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं है, डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है, पर डिमांड को इफेक्ट करता है टैक्स। बच्चे कहते हैं सर कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ डिक्रीज इन टैक्स,
अगर टैक्स कम होंगे, सोचो टैक्स कम होते हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। अबे बोलो हाँ या ना। अगर टैक्स कम हो जाए तो लोगों की इंक्रीज इन वाई, वाई मतलब डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ जाएगी। अगर मुझे ही अगर कल को चल के कम टैक्स, मुझे ही अगर कल को चल के कम टैक्स देने पड़े तो भाई मेरे पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा खरीदूंगा। नहीं आई बात समझ में? तो अब बात समझ में आ रही है? अच्छा, टैक्स का कम होना ही, टैक्स का कम होना ही सब्सिडी का बढ़ना है, इंक्रीज इन सब्सिडी। दूसरा मतलब इसका ये होता है, सरकार ने अगर मान लीजिए टैक्स कम कर दिया, इसका मतलब सरकार आपको क्या दे रही है, सरकार आपको रियायतें दे रही है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। तो ये भी रीजन होता है। समझ में आ रही है बात? और ऑटोमेटिकली बंदा जो है आगे बढ़ के खर्च करेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लास्ट जो रीजन मैंने इसमें लिखवाया था, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है जी? डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है टेकन बाय, स्टेप टेकन बाय किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक। स्टेप टेकन बाय सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा स्टेप होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, इन विच स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इन विच गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। बच्चे कहते हैं सर क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक बात का जवाब दो, मैं आपसे सिंपल ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक से पैसा मांग लिया, क्या होगा जल्दी बताओ? तो सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा देगा, एडवांस देगा नहीं देगा, उधार दे रहा है नहीं दे रहा? हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, उधार। तो पैसा किसके पास आएगा? सरकार के पास। सरकार उस उधार को क्या करेगी? एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट पॉलिसीज या डिफरेंट प्लान्स, सरकार उसे खर्च करेगी ना। अरे बोलो, सरकार ने लोन क्यों लिया होगा? कि देखने के लिए कि हम लोन ले सकते नहीं ले सकते। सरकार लोन लेती है खर्च करने के लिए। जैसे सरकार उसे एक्सपेंडिचर करेगी डिफरेंट डिफरेंट प्लान में, वो पैसा क्या हो जाएगा? किसके पास पहुंच जाएगा? वो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? पब्लिक के पास। यानी पब्लिक के पास पैसा ज्यादा पहुंच गया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, मनी सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी, जब बढ़ जाएगी, जब लोगों का पैसा बढ़ जाएगा, तो भाई लोग तो डिमांड ज्यादा करेंगे ही करेंगे। नहीं आया समझ में? बोलो, अगर ये ज्यादा होगा तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे? तो डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बताओ? तो ये भी एक कारण है डिमांड के बढ़ने का। भाई जी मुझे लगता है मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ ये सारी चीजें। तो टोटल मिला के ये 7 कारण थे जिसकी वजह से ये डिमांड का कर्व आप देख रहे थे, ये जो ऊपर चला गया है, ये अपने आप नहीं गया है। तो इस डिमांड को ही, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का डिमांड कर, इसी डिमांड कर को ही मैं एक्सेस डिमांड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक्सेस डिमांड। जैसे मान के चलो, मैंने आपको अभी तक बहुत सारी टेबल पढ़ाई होंगी, बहुत बार टेबल बनवाई, चैप्टर 8 में मैंने इक्विलिब्रियम की टेबल भी बनवाई है। मैं मान के चलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, सर व्हेन लोन इज रिटर्न देन देयर, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। लोन जब वापस दिया जाता है तो तब तक पैसे से बहुत पैसा इकोनॉमी में बन चुका होता है। भाई इंटरेस्ट भी तो जनरेट हो जाएंगे, नहीं होंगे? इंटरेस्ट भी तो जनरेट हो जाएंगे ना। वो फिर एक अलग चेन है, उस पर मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि उसका कोई यहाँ रेलेवेंस नहीं है। लेकिन कभी अगर डिस्कस करना हो तो आप क्लास खत्म होने के बाद मुझसे इन सब चीज़ों पे बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका फिलहाल कोई यहाँ रेलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको खींच नहीं रहा टॉपिक को। अब कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि इस डिमांड को, जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब मेरे से कोई ये कहे कि भाई मान के चलो इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मान के चलो इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम हो रहा है, मान के लेट सपोज के इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम विद प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, वो मान के चलो किस पे हो रहा है? वो किस पे हो रहा है? वो हो रहा है व्हेन एग्रीगेट डिमांड जो है और एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, ये सब मान लो कितना है, किसका लेवल? 400, 400 का लेवल है। कल को चल के मैं कहता हूँ, मान के चलो कल को चल के नाउ लेट सपोज के लेट सपोज के एग्रीगेट डिमांड जो है वो कल को चल के 500 हो जाए, एग्रीगेट डिमांड 500 हो जाए। तो आप एक बात का जवाब दीजिए, मैं एग्रीगेट डिमांड जो मैं एक्सेस डिमांड जैसे बोलूंगा, एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड में किसे बोलूंगा? इन दिस केस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, इन दिस केस एक्सेस डिमांड क्या है मेरे लिए? इन दिस केस एक्सेस डिमांड मेरे लिए क्या है आपके सामने? एक्सेस इन दिस केस, ऐसे, इन दिस
इस केस में एक्सेस डिमांड क्या है मेरे लिए 500, बी 400, सी 100। क्या होगी एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड किसे बोलूंगा मैं, 500 को, 400 को या 100 को? तो दिव्यांशु बोलिए भाई, दिव्यांशु बोलिए कि एक्सेस डिमांड जो है वो सी है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर आप जो एक्सेस डिमांड बोलेंगे बुक में, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसे एक्सेस डिमांड कहा गया है 500 को। बुक में 500 को एक्सेस डिमांड कहा गया है। आप ये सोच रहे हो कि 400 से ऊपर जितनी है वो एक्सेस डिमांड है। राइट, यू आर राइट। लेकिन कभी भी हम डिफरेंस को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, याद रख लेना। कभी हम डिफरेंस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे कि ये जो 500 हमारे लिए शो हो रही है ना, ये हमारे लिए एक्सेस डिमांड है, हमें ये नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप डेफिनेशन में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब डेफिनेशन वाइज यदि आप देखेंगे तो आपको जो पूरी डिमांड हो रखी होगी उसे एक्सेस डिमांड कहा गया होगा। और इन दोनों के बीच का ये जो 100 है, ये जो 100 है, इसे कहा गया होगा इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहा गया होगा? इन्फ्लेशनरी गैप। अब कई बच्चे कहते हैं सर अभी तो एक्सेस डिमांड पढ़ा रहे थे, इन्फ्लेशन का लॉजिक कहाँ से आ गया? ये शायद मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था, दोबारा बता देता हूँ। ये सारी कहानी पैसे की है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई, अगर इकोनॉमी में कहीं भी मनी सप्लाई का मतलब है कैश जिसे बोल सकते हो, अगर ज्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली लोग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देते हैं। पर आप सप्लाई बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो, वो मैटर करता है। अगर आप सप्लाई को भी साथ साथ बढ़ा सकते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये कह रहे हो कि डिमांड 100 है, आपका सप्लाई 100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्सेस डिमांड नहीं है। आप ये कह रहे हो सप्लाई डिमांड 200 है, सप्लाई 200 है, कोई प्रॉब्लम, फिर तो इकोनॉमी में कभी कोई प्रॉब्लम। लेकिन इकोनॉमी की सप्लाई करने की एक हद होती है, इकोनॉमी की सप्लाई करने की एक हद होती है। तो मतलब मान के चलिए एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन कब तक बढ़ सकती है? एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सकती है अप टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो या तो मैं ये लिखूं कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है अप टू फुल एम्प्लॉयमेंट, या मैं ये लिख सकता हूं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। बात तो वही हो गई कि फुल एम्प्लॉयमेंट तक बढ़ेगी, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप ये सोचो भी कि आप क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो देश में, नहीं, नहीं बढ़ा सकते। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ओनली इंक्रीज इन, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ओनली इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ओनली इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है जगह जगह आप लोगों को ये तो देखने के लिए मिलेगा कि भैया फलानी जगह पोस्ट खाली है, फलानी जगह जगह खाली है, ये खाली होगा, लेकिन उन्हें उसे भरने के लिए जो लोग चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और जाहिर सी बात है आउटपुट भी नहीं बढ़ पाएगा। जब आप लोग ही नहीं बढ़ा पाए तो आउटपुट कैसे बढ़ा लोगे? तो सिंपल सी बात है। फिर आप वही वाली बात है, अब डिमांड ज्यादा आ रही है, मान लो डिमांड आ रही है 500 यूनिट की, फॉर एग्जाम्पल डिमांड आ रही है 500 यूनिट की, सप्लाई है 300 यूनिट की, तो बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ इसके लिए? सिंपल सी बात है, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम उसी को बेचेंगे ना जो अच्छा प्राइस देगा। और इसी को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। यही इन्फ्लेशन है। अगर आपने मेरी इतनी बात अच्छे से दिमाग बांध ली, गांठ बांध ली, तो मैं कहता हूँ भाई जी कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता एग्जाम में, हर हालत में याद रहेगी बात। लेकिन अगर ऑन द वेरी अदर एंड अगर मैं आपसे कहूँ इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाए, बोलो अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई मुझसे कहे कि इन्फ्लेशन का, अब ये आप ये समझ रहे हैं यही इन्फ्लेशन है, आप ये समझ रहे यही इन्फ्लेशन है, यही एक्सेस डिमांड है, क्योंकि ये जो इन दोनों का कंपैरिजन आप कर रहे हो ना, इसी को एक्सेस डिमांड बोलेंगे, इसी को एक्सेस डिमांड बोलेंगे। समझ में आया? और ये केवल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है ना, इसी को ही हम लोग ओवर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और ओवर एम्प्लॉयमेंट कभी होता थोड़ी है। ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चे समझते हो कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ओवर हो गया। अबे एम्प्लॉयमेंट ओवर नहीं हो सकता कभी, केवल जॉब की अपॉर्चुनिटीज ओवर होती। एम्प्लॉयमेंट तो फुल के बाद बढ़ ही नहीं सकता भाई, कितना भी जो एडी चोटी का जोर लगा दो कि एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं बढ़ा घटा सकते। एम्प्लॉयमेंट मतलब घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद तो एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं बढ़ा सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद केवल आप जॉब अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी का बढ़ना ही ओवर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? बोलो एक नंबर में पूछ लूं एग्जाम में अगर
कि ओवर एम्प्लॉयमेंट मीन्स इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज या इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट? क्या बोलोगे? इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज ओनली, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी में वृद्धि होती है। भाई बात क्लियर है? तो अगर कोई इसका सॉल्यूशन पूछ ले मुझसे, अगर कोई इसकी रेमेडी, रेमेडी मतलब दवाई, चलो डॉक्टर बन जाओ, रेमेडी क्या होगी जी इसकी? रेमेडी बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, इसका क्या सॉल्यूशन है बताइए? जड़ क्या थी? इन्फ्लेशन की, ओवर एम्प्लॉयमेंट की, एक्सेस डिमांड की, इनकी जड़ क्या थी? मनी सप्लाई का ज्यादा होना। तो सॉल्यूशन क्या होगा? वी शुड हमें क्या करना चाहिए? वी शुड डिक्रीज या वी शुड ट्राई टू डिक्रीज, क्या? डिक्रीज मनी सप्लाई। हमें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। इकोनॉमी में जो कैश है वो उसको कम कर दो, ऑटोमेटिकली जो समस्या पैदा हुई थी सब दूर हो जाएंगी। स्वाद आया? नहीं आया? शाबाश देवांशी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं पुत्र जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान के चलिए कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में डिमांड भी कम हो जाएगी, है ना? अब डिमांड आप फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन घटा तो सकते हो। मार्केट में डिमांड ही नहीं आ रही, क्योंकि डिमांड कम होती है ना, इकोनॉमी में अनवांटेड स्टॉक बचने शुरू हो जाते हैं। अनवांटेड स्टॉक मतलब हम चाहते नहीं है कि बच जाए, माल फिर भी बच रहा है। मान के चलो हमने प्रोड्यूस कर दिया 300 यूनिट की प्रोडक्शन और डिमांड आ रही है सिर्फ 200 यूनिट की, तो 100 यूनिट क्या करोगे? बच जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। इस बार एम्प्लॉयमेंट सच में डिक्रीज हो रहा है और इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं। इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, भाई जो पेज मैं बता रहा हूँ ना, इस पेज पे गोल्डन रूल कह देना, या बस ये समझ लो गोल्डन कह देना। ये गोल्डन रूल है। जिसने ये चैप्टर, जिसने ये मेरा पेज सीख लिया ना, समझ जाना चैप्टर 9 आपकी पकड़ में आ चुका है बिल्कुल बढ़िया से। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इसे ही बोलते हैं जब, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट वाकई में कम हो रहा है, लेकिन ओवर एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट की सिर्फ अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। फर्क समझ में आ गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट में अंडर एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ओवर एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? और ये जो आपको दिख रहा है कि डिमांड जो है वो ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, इसी सिचुएशन को आप लोग क्या बोलते हैं? इसी सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं? इसी सिचुएशन को आप डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड क्या? और तो डेफिशिएंट डिमांड कुछ है ही नहीं, यही है। भाई जी इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद इतना हो सकता है कि जो आउटपुट है वो भी क्या होने लगेगा? आउटपुट भी कम। भाई जब आपने लोगों को ही निकाल दिया तो प्रोडक्शन तो कम हो गई होगा, साथ ही साथ मजबूरन जो है प्रोड्यूसर्स को अपना माल सस्ता करके बेचना पड़ेगा। क्यों? माल बच रहा है। अब मान को चलो, वही कह रहा हूँ ना बार बार, कि मान लो प्रोडक्शन तो कर दी 500 यूनिट का और डिमांड आई सिर्फ 300 यूनिट की, तो 200 यूनिट का क्या करोगे? तो दुकानदार, आप देखते नहीं नॉर्मल एक सब्जी वाले को देखिए क्या करता है, वो उसे बेच के भागना पड़ता है, नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? खराब हो जाएगा। उसके फिर वो प्राइस भी नहीं मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं, कल वो भी नहीं मिलेंगे। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसी को अपन लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। प्राइस का कम होना ही क्या कहलाता है? प्राइस का कम होना ही डिफ्लेशन कहलाता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं। जो आगे चल के क्या बनेगा? डिफ्लेशनरी गैप बनेगा। क्या बनेगा? डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड के केस में बनता है इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड के केस में बनता है डिफ्लेशनरी गैप। स्वाद आया? तो ये जो डायग्राम में आपको जो गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये गैप और कुछ नहीं है, ये गैप ही इन्फ्लेशनरी गैप है। समझ में आ गया? इन्फ्लेशनरी गैप है। तो ये समझ जाइएगा, तीन बीमारियां एक साथ चलती हैं इकोनॉमी में, अगर चलेंगी तो। अगर एक्सेस डिमांड हुआ तो समझ जाइएगा, एक्सेस डिमांड होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी सिर्फ, जिसे ओवर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और महंगाई बढ़ेगी जिसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और कारण सिर्फ यही कि मनी सप्लाई बढ़ गई थी, और हल सिर्फ, हल मतलब सॉल्यूशन सिर्फ यही कि मनी सप्लाई को कम कर दो, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लो, ऑटोमेटिकली जो है आपकी एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो वाइब आउट, मतलब सूख अपने आप ही, मतलब सोक कर लेगा वो सिचुएशन को। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं इसका उल्टा, कि मान के चलिए डिमांड का लेवल इकोनॉमी में कम हो गया, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? कि मान के चलिए इकोनॉमी में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डिमांड का लेवल इकोनॉमी में क्या हो जाए? कम हो जाए, नीचे की तरफ आ गया भाई जी, ये लीजिए, नीचे की तरफ आ गया डिमांड का लेवल। अब क्या होगा? कोई बता सकता है? नहीं, कोई नहीं बता सकता मुझे।
बता दो। ये हो गया आपका AD2, मतलब डिमांड का लेवल पहले से क्या हो गया, कम। ये हो गया E2। क्या कारण है, बात तो वही है, ये डिफ्लेशनरी गैप बन जाएगा। पढ़ा मैं सब चुका हूं, ये डिफ्लेशनरी गैप बन जाएगा, यही डिफ्लेशनरी गैप बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो। हाँ जी, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिफ्लेशनरी गैप का सीन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या रीजन है मैंने बता दिया। रीजन, हाँ, हालांकि रीजन मैंने अभी नहीं बताए हैं, तो रीजन यदि आप चाहें, ये तो मैंने कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड बताए हैं ना। अगर आपसे कोई ये पूछ ले यहीं पे ही कि कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या होंगे, तो उसको उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है जी, सब उल्टा कर दीजिएगा। कॉजेज ऑफ, अगर आपसे कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पूछने लगे, डेफिशिएंट डिमांड पूछने लगे, ठीक है जी, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो क्या रीजन देंगे जी, क्या रीजन देंगे, सारे रीजन उल्टे हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, पहला हो जाएगा डिक्रीज इन सी, दूसरा हो जाएगा डिक्रीज इन आई, वो सब उल्टा कर दिया मैंने। तीसरा है डिक्रीज इन जी, चौथा है डिक्रीज इन एक्स, पांचवा है इंक्रीज इन एम, छठा है इंक्रीज इन टैक्स। ये रहा, टैक्स वाला इस वाले पेज पे था, नेक्स्ट वाले इस वाले पेज, डिवीजन, ठीक है। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला जो रीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेगा, ओनली इन, ओनली फॉर, या ओनली इन एक्सेस डिमांड। सिर्फ ये एक्सेस डिमांड में तो काम करता है, कभी भी डेफिसिट जो फाइनेंसिंग है वो डेफिसिट डिमांड के लिए काम नहीं करेगी, इसलिए मैं उसे यहाँ पे नहीं मेंशन करूंगा। भाई जी, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा सच में पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है फटाफट से, तो ए फॉर एप्पल टाइप कर दे जल्दी से। कोई प्रेस ए फॉर एप्पल इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, जल्दी से। काफी कम बच्चे बहुत धीरे धीरे रिप्लाई दे रहे हैं, प्लीज तेजी से रिप्लाई दीजिए, तेजी से रिप्लाई